सोना। सदियों से ये दौलत, खूबसूरती, तहफ़्फ़ुज़ इन सब चीज़ों की अलामत रहा है। और पाकिस्तान में तो खैर इसकी सकाफ़ती और माशी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इस सारी चमक-दमक के पीछे ना क़वानीन और ज़वाबित का एक, आप कह लें, काफ़ी पेचीदा जाल है। आज हम इसी जाल को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर सोना और जो दूसरी कीमती धातें हैं, इन पर टैक्स और सरकारी क़वायद क्या कहते हैं। हमारे पास कुछ कानूनी मवाद हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, जिनकी बुनियाद पर हम ये गहरी बातचीत करेंगे। मकसद सीधा सा है, उन क़वानीन की तह तक पहुंचना, कस्टम्स ड्यूटी से लेकर सेल्स टैक्स, फिर इनकम टैक्स तक, ताकि ये समझ आए कि भाई इन कीमती चीज़ों को रखने, बेचने, खरीदने या मुल्क में लाने ले जाने पर क्या नियम लागू होते हैं। और देखें, दिलचस्प बात यह है कि सोने की कशिश तो हर जगह है, लेकिन इससे जुड़े क़वानीन अक्सर लोगों को पता ही नहीं होते और वो हैरानकुन हद तक सख्त भी हो सकते हैं। तो फिर चलें शुरू करते हैं, देखते हैं इन ज़राए में क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क़वानीन सिर्फ बड़े ताजरों के लिए नहीं है। जो आम मुसाफिर बाहर से आते हैं उनके लिए भी ये उतने ही अहम है। कभी कभी उनसे लाइल्मी जो है ना, वो बड़ी परेशानी खड़ी कर देती है। इन ज़वाबित का मकसद तो यही है कि मईशत को दस्तावेज़ी बनाया जाए और जो गलत तरीके हैं उनकी हौसला शिकनी हो। तो ठीक है, शुरू करते हैं सरहद पार से, यानी कस्टम्स ड्यूटीज़ और स्मगलिंग के क़वानीन। ज़राए में स्मगलिंग की जो तारीफ़ है वो काफ़ी वाज़ेह है। उसमें ख़ास तौर पर सोना और चांदी बुलियन की शक्ल में, यानी सलाखें या सिक्के, वो शामिल हैं। फिर प्लैटिनम है, कीमती पत्थर हैं, नवादरात, करेंसी, मंशियात तो हैं ही। लेकिन एक और बात, अगर इन कीमती धातुओं या पत्थरों से बनी कोई चीज़ जैसे जेवर और उसकी मालियत 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो, तो उसे भी बगैर डिक्लेयर किए लाना वो स्मगलिंग समझा जा सकता है। ये तो काफी वसी दायरा है। जी हाँ, दायरा वाकई वसी है। और खिलाफ वर्जी पर सजाएं वो तो बहुत ही सख्त है। यहाँ अब देखिए, एक वाज़ेह पैटर्न नज़र आता है। जैसे जैसे स्मगल शुदा माल की कीमत बढ़ती है ना, सजाएं भी कई गुना ज़्यादा संगीन होती जाती हैं। ये सिर्फ जुर्माने तक नहीं रहता। मिसाल के तौर पर, अगर मालियत कम है, यूँ समझें 10,000 अमरीकी डॉलर तक, तो जुर्माना मालियत के बराबर हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप इससे ऊपर जाते हैं, मसलन 20,000 डॉलर तक, तो जुर्माना दुगना हो सकता है और साथ में कैद की सज़ा भी शामिल हो जाती है। अच्छा, कैद भी? यानी सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, आज़ादी भी खतरे में पड़ जाती है। बिल्कुल। और ये सिलसिला और सख्त होता है। 50,000 डॉलर तक की मालियत पर जुर्माना 3 गुना तक, और कैद 1 लाख डॉलर तक की मालियत पर 4 गुना तक जुर्माना, कैद। और यहाँ एक और संगीन बात आ जाती है। आपकी दूसरी जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है वो भी जब्त की जा सकती है। और अगर मालियत 1 लाख डॉलर से भी ज़्यादा हो तो जुर्माना 10 गुना तक, कम से कम 5 साल कैद और जायदाद की मुकम्मल जब्ती। ये कवानीन बहुत वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि हुकूमत इस मामले को, कीमती धातुओं की गैर कानूनी नकलो हरकत को बहुत संजीदगी से लेती है। ये तो वाकई होश उड़ा देने वाली बात है। 1 लाख डॉलर से ज़्यादा पर 10 गुना जुर्माना और 5 साल कैद, ये तो किसी के लिए भी तबाहकुन हो सकता है। अच्छा, ये तो हुई एक तरह से मुनज़्ज़म स्मगलिंग की बात। जो आम मुसाफिर हैं, उनका क्या? जो लोग बाहर से आते हुए शायद ज़ाती इस्तेमाल के लिए या तोहफ़े के तौर पर कुछ सोना या ज़ेवर ले आते हैं, अगर वो उसे डिक्लेयर ना करें तो सामान यानी बैगेज रूल्स के तहत भी कवानीन सख्त है। अगर कोई मुसाफिर सोना, चांदी, प्लैटिनम या कीमती पत्थर लाता है और कस्टम्स वालों को बताता नहीं है या गलत मालूमात देता है, तो उस पर भी मिकदार के हिसाब से कार्रवाई होती है। कम मिकदार जैसे 15 तोले सोने या इसके बराबर मालियत तक, इस पर भी जब्ती और मालियत के बराबर जुर्माना है। 15 तोले पर भी, इतनी कम मिकदार पर भी जब्ती और जुर्माना? ये तो बहुत से लोग शायद सोचते होंगे कि ये तो मामूली मिकदार है। यकीनन बहुत से लोगों के लिए ये हैरानकुन होगा, लेकिन कानून यही है। और अगर मिकदार बहुत ज्यादा हो, मसलन 500 तोले सोने या इसके बराबर से ज्यादा, तो फिर तो नताइज बहुत ही संगीन है। जब्ती तो होनी ही है, साथ में मालियत का 10 गुना तक जुर्माना, कम से कम 3 साल कैद और दूसरी जायदाद की जब्ती भी हो सकती है। और जो दरमियानी मिकदारें हैं उनके लिए भी सजाएं इसी तरह बढ़ती जाती हैं। तो पैगाम बिल्कुल साफ है,
छुपाने की कोशिश न करें, चाहे मिकदार कम ही क्यों न लग रही हो। और एक और नुक्ता, वो भी ज़राए में था, सबूत का बोझ यानी ओनस ऑफ प्रूफ। ये बताया गया है कि अगर किसी के पास सोने या चांदी की बुलियन मतलब सलाखें या सिक्के मिलते हैं तो ये साबित करना उसी शख्स की जिम्मेदारी है कि ये कानूनी तौर पर पाकिस्तान में लिए गए हैं, स्मगलिंग से नहीं। ये तो मामला उलट गया। आमतौर पर तो इल्ज़ाम लगाने वाला सबूत देता है ना। जी बिल्कुल, ये गैर मामूली पहलू है इस कानून का, और ये जाहिर करता है कि हुकूमत इस मामले में कितनी मोहतात है। बुनियादी तौर पर अगर आपके पास बुलियन है तो आपको उसका कानूनी जरिया, उसका प्रूफ देना होगा, वरना ये समझा जा सकता है कि ये गैर कानूनी तौर पर आया है। इसका मकसद गालिबन यही है कि मुल्क में सोने की जो गैर दस्तावेजी आमद है उसे रोका जाए। और हुकूमत के पास ये इख्तियार भी है कि वो सरहदी या साहिली पट्टी के 15 मील के अंदर सोने, चांदी या कीमती पत्थरों के कारोबार को रेगुलेट करे। मतलब उन इलाकों में जो डीलर हैं उन पर इजाफी कवानीन लग सकते हैं। जी, और इसी तरह अगर कोई गाड़ी या ट्रांसपोर्ट का जरिया, जिसे कानून कन्वीनियंस कहता है, वो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होता पाया जाए तो उस गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है। ये भी कानून की सख्ती दिखाता है। ठीक है, तो ये तो वाज़ेह हो गया कि भाई मुल्क में कीमती धातें लाना, खासतौर पर बगैर बताए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अब जरा देखते हैं कि अगर ये धातें कानूनी तौर पर मुल्क के अंदर मौजूद हैं तो उनकी खरीदो फरोख्त पर क्या टैक्स लगते हैं। सेल्स टैक्स की बात करते हैं। ज़राए में एक छूट का जिक्र है, मॉनेटरी गोल्ड। ये क्या चीज़ है और इसे छूट क्यों है? मॉनेटरी गोल्ड बुनियादी तौर पर वो सोना होता है जो सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स के तौर पर रखते हैं या जो बैनुल अक़वामी लेन देन में इस्तेमाल होता है। कस्टम्स एक्ट में उसके खास कोड्स भी दिए गए हैं। कानून कहता है कि इस किस्म का सोना सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना है। वजह गालिबन यही है कि उसे करेंसी की तरह या एक मालियाती इस्तेहकाम के आले के तौर पर देखा जाता है, न कि आम तिजारती चीज़ के तौर पर। समझ गया, यानी ये आम सोने से मुख्तलिफ है। लेकिन जेवरात का क्या, जो सोना या दूसरी धातें जेवर की शक्ल में बिकती हैं? हाँ, जेवरात का मामला मुख्तलिफ है। कीमती धातों से बने जेवरात, उनकी जो मुकामी सप्लाई है उस पर 3% सेल्स टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, वो ये कि इस 3% टैक्स के लिए कोई इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की इजाज़त नहीं है। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं? अच्छा, तो इसका अमली मतलब क्या हुआ एक जूलर के लिए? इसका मतलब यह है कि जूलर जब जेवर बनाने के लिए सोना या दूसरा सामान खरीदता है तो उस खरीदारी पर अगर उसने कोई सेल्स टैक्स दिया है तो वो उसे अपने बेचे गए जेवर पर लगने वाले 3% सेल्स टैक्स से माइनस नहीं कर सकता, उसे क्लेम नहीं कर सकता। आमतौर पर बिजनेसेस क्या करते हैं कि जो टैक्स उन्होंने खरीदारी पर दिया वो फरोख्त पर लगने वाले टैक्स से एडजस्ट कर लेते हैं। इससे उन पर टैक्स का बोझ कम हो जाता है। लेकिन जेवरात के मामले में ऐसा नहीं है। तो नतीजा ये निकलता है कि ये 3% टैक्स एक तरह से सीधा सीधा लागत में इजाफा बन जाता है, जो फिर आगे शायद ग्राहक को ही मुंतकिल होता है। यानी जेवरात पर टैक्स का बोझ ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो टैक्स पर टैक्स वाली बात हो जाती है एक तरह से। अच्छा, और कोई खास बात सेल्स टैक्स के हवाले से सोने पर? एक और नुक्ता यह है कि बगैर काम किया हुआ सोना यानी अनवर्क्ड गोल्ड, जो अभी जेवर वगैरह में नहीं ढरा, उसे जब दरामद किया जाता है तो उस पर वो जो आमतौर पर एक वैल्यू एडिशन टैक्स लगता है ना, 12वें शेड्यूल वाला, वो लागू नहीं होता। ये शायद इसलिए कि खाम माल की दरामद में कुछ आसानी रहे। और सोने, चांदी या उनसे बनी चीजों की फरोख्त पर जब वो बेची जा रही हों उस वक्त भी कोई टैक्स है? जी हाँ, जब इन चीज़ों की फरोख्त होती है और ख़रीदार बेचने वाले को अदायगी करता है तो उस अदायगी पर 1% टैक्स काटा जाता है। ये विद होल्डिंग टैक्स है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि ये 1% टैक्स एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल? जी, यानी बेचने वाला साल के आखिर में जब अपनी कुल इनकम टैक्स जिम्मेदारी का हिसाब लगाता है तो उस 1% कटौती को उसमें से एडजस्ट कर सकता है। तो अगर हम मजमूई तौर पर देखें ना, तो सेल्स टैक्स का निज़ाम काफ़ी कई परतों वाला है। मॉनेटरी गोल्ड मुस्तस्ना है, जेवरात पर 3% फिक्स टैक्स है, कोई एडजस्टमेंट नहीं। अनवर्क्ड गोल्ड दरामद पर वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं है और फरोख्त पर अदायगी के वक्त 1% एडजस्टेबल टैक्स है। वाकई हर मरहले और हर शक्ल के लिए अलग ही कायदा है। अब आते हैं इनकम टैक्स की तरफ। क्या सोने या जेवरात की खरीदो फरोख्त से जो मुनाफा होता है
اس پر بھی ٹیکس لگتا ہے؟ بالکل۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت زیورات کو عام طور پر کیپٹل اثاثہ یعنی کیپٹل ایسٹ سمجھا جاتا ہے۔ کیپٹل اثاثہ کوئی بھی ایسی پراپرٹی ہوتی ہے جو آپ کے پاس ہو، چاہے وہ آپ کے کاروبار سے جڑی ہو یا نہ ہو۔ جب آپ کوئی کیپٹل اثاثہ بیچتے ہیں اور اس کی جو فروخت کی قیمت ہے وہ اس کی خرید کی قیمت یعنی کاسٹ آف ایکوزیشن سے زیادہ ہوتی ہے تو اس فرق کو کیپٹل گین کہتے ہیں، یعنی سرمایہ کا منافع۔ اور یہ کیپٹل گین، اس پر ٹیکس لگتا ہے؟ جی ہاں، عام اصول یہی ہے کہ کیپٹل گین پر ٹیکس لگتا ہے جب تک کہ قانون میں خاص طور پر اسے چھوٹ نہ دی گئی ہو، اور ٹیکس کی شرح اکثر اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ آپ نے وہ چیز کتنے عرصے اپنے پاس رکھی۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں سونے کی درآمد پر۔ آپ نے پہلے کسٹمز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کا ذکر کیا، کیا انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی درآمد پر کوئی ٹیکس ہے؟ جی، سیکشن 148 کے تحت سونے کی درآمد پر ایڈوانس انکم ٹیکس بھی لاگو ہوتا ہے۔ جو درآمد کنندگان ہیں انہیں درآمدی مالیت کا یعنی جس میں کسٹمز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس وغیرہ شامل کرنے کے بعد جو قیمت بنتی ہے اس کا 1% بطور ایڈوانس ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 1% ٹیکس عام طور پر ان درآمدات سے ہونے والی آمدنی پر کم از کم ٹیکس یعنی منیمم ٹیکس سمجھا جاتا ہے۔ کم از کم ٹیکس یعنی اس کا مطلب ہے کہ چاہے آپ کا اصل منافع کم ہو یا نقصانی کیوں نہ ہو، آپ کو یہ 1% تو دینا ہی پڑے گا۔ بالکل یہی مطلب ہے، سوائے ایک صورت کے، اگر کوئی صنعتی ادارہ مطلب کوئی فیکٹری وغیرہ یہ سونا اپنے ذاتی استعمال کے لیے درآمد کر رہی ہو، جیسے کسی پروڈکٹ میں استعمال کرنے کے لیے، تو پھر یہ کم سے کم ٹیکس نہیں رہتا بلکہ ایڈجسٹیبل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو تجارتی درآمد کنندگان ہیں ان کے لیے یہ ایک طرح سے فکسڈ خرچہ ہے جو انہیں درآمد کے وقت ہی ادا کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ان کے کیش فلو پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ حکومت کے لیے ایک طریقہ ہے کہ وہ امپورٹ کے مرحلے پر ہی کچھ ٹیکس وصول کر لے۔ کیا اس ایڈوانس ٹیکس سے کوئی مستثنا بھی ہے؟ مطلب کسی کو یہ نہیں دینا پڑتا؟ جی، کچھ ادارے اور لوگ مستثنا ہیں، جیسے وفاقی یا صوبائی حکومتیں، غیر ملکی سفارتکار، پاکستان میں جو سفارتی مشن ہے وہ، اور ایسے لوگ جن کے پاس کمشنر آف انکم ٹیکس سے جاری کیا ہوا چھوٹ کا سرٹیفکیٹ ہو، انہیں یہ 1% ایڈوانس ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ ٹھیک ہے، اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سب ٹیکس ادا نہیں کرتا تو حکومت کے پاس وصولی کے کیا اختیارات ہیں، اور کیا ان اختیارات کی کوئی حد بھی ہے؟ کمشنر اس کی منقولہ جائیداد جیسے بینک اکاؤنٹ، گاڑیاں وغیرہ، یا غیر منقولہ جائیداد جیسے زمین، مکان، ان کو منسلک کر کے یعنی اٹیچ کر کے فروخت کر سکتا ہے۔ وہ جائیداد کی نگرانی کے لیے ریسیور مقرر کر سکتا ہے، اور انتہائی صورتوں میں ٹیکس نادہندہ کو گرفتار کر کے سول جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ گرفتار بھی؟ یہ تو بہت سخت اختیارات ہیں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ کمشنر کسی ایسے تیسرے فریق سے بھی براہ راست رقم وصول کر سکتا ہے جس کے پاس ٹیکس نادہندہ کے پیسے ہوں یا جس نے اسے رقم دینی ہو، جیسے کہ بینک یا کوئی مخروض۔ یہ سارے اختیارات اس لیے ہیں تاکہ ٹیکس کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے اور اسے سنجیدگی سے لیا جائے۔ لیکن کیا اس سختی میں کوئی رعایت بھی ہے؟ کیا ہر چیز ہی ضبط یا فروخت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، قانون میں کچھ بنیادی انسانی ضروریات اور آپ کہہ لیں ثقافتی پہلوؤں کا خیال رکھا گیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ٹیکس وصولی کے لیے اٹیچ یا بیچا نہیں جا سکتا۔ ان میں شامل ہے پہننے کے ضروری کپڑے، کھانا پکانے کے برتن جو ٹیکس نادہندہ ہے، اس کی بیوی اور بچوں کے لیے بستر اور بنیادی بستر کا سامان، اور خاص طور پر ایسے ذاتی زیورات جن سے مذہبی رواج کے مطابق کوئی عورت جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ دلچسپ ہے، یعنی قانون جہاں ایک طرف ریاست کو ٹیکس وصولی کے اتنے زیادہ اختیارات دیتا ہے، وہیں دوسری طرف فرد کی جو بنیادی ضروریات ہیں اور کچھ حد تک مذہبی اور ثقافتی روایات، ان کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ یہ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ قانون بناتے وقت ان پہلوؤں کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، جو ایک اچھی بات ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کریں، سونے اور قیمتی دھاتوں کے ارد گرد قوانین کا ایک سخت پہرا ہے۔ سرحد پار سے لانے پر خاص کر بغیر بتائے سزائیں انتہائی سخت ہیں، جو مالیت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہیں اور جائیداد کی ضبطی اور قید تک جا سکتی ہیں۔
ملک کے اندر ٹیکس کا نظام بھی بڑا مختلف ہے۔ ہر شکل اور ہر مرحلے پر الگ اصول ہیں۔ کہیں چھوٹ ہے، کہیں فکس ریٹ ہے بغیر ایڈجسٹمنٹ کے، جیسے زیورات پر 3% سیلز ٹیکس، اور کہیں ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے، جیسے فروخت پر 1% ود ہولڈنگ ٹیکس۔ منافع پر کیپٹل گینز ٹیکس لگ سکتا ہے، اور درآمد پر 1% کم از کم انکم ٹیکس بھی ہے۔ وصولی کے اختیارات بہت سخت ہیں، لیکن کچھ بنیادی ذاتی اور مذہبی چیزیں محفوظ ہیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ بنیادی مطلب یہی ہے کہ ان قیمتی چیزوں سے جڑے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط اور قانونی تقاضوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ قوانین پیچیدہ ہیں اور ان کا اطلاق اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس حیثیت میں ان دھاتوں سے معاملہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ امپورٹر ہیں، جولر ہیں، عام صارف ہیں یا مسافر؟ ہر ایک کے لیے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں، اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ سونے کی کون سی شکل زیر بحث ہے، بولین ہے، زیورات ہیں یا خام مال ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے قواعد مختلف ہیں۔ یہ سب سمجھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے بھی سوچنا چاہیں گے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں سونا صرف ایک سرمایہ کاری نہیں ہے بلکہ اس کی گہری ثقافتی اور سماجی جڑیں بھی ہیں، شادی بیاہ میں، وراثت میں، سماجی حیثیت میں، وہاں یہ جو پیچیدہ اور سخت قوانین ہیں یہ کیسے اثر ڈالتے ہوں گے؟ خاص طور پر جو چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے روایتی سونار ہیں یا چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، ان پر بمقابلہ جو بڑے منظم امپورٹرز اور جولرز ہیں ان کے، کیا یہ قوانین سب پر ایک جیسے لاگو ہو پاتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ ان قوانین کے عملی نفاذ اور ان کے جو سماجی اور معاشی اثرات ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے۔ ان ضوابط کا مقصد تو یقیناً شفافیت لانا اور معیشت کو منظم کرنا ہے، لیکن ان کے جو غیر ارادی نتائج ہو سکتے ہیں یا مختلف طبقات پر جو مختلف اثرات پڑ سکتے ہیں ان کا جائزہ لینا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے سونے اور قیمتی دھاتوں سے متعلق ان قانونی اور ٹیکس کے پہلوؤں پر اس تفصیلی جائزے سے کچھ نئی معلومات ملی ہوں گی۔